उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पे कितने प्रकारों में? 8 प्रकारों में वर्गीकरण किया। देखो, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय मृदा और वन मृदा। कितने भागों में? 8 भागों में। जलोढ़, काली, लाल व पीली, शुष्क, लवणीय, पीटमय, वन मृदा और लेटेराइट मृदा। इस प्रकार से हमने 8 प्रकार से भारतीय मृदा का क्या किया? वर्गीकरण किया। अब आगे हम एक एक मृदा को लेके उसकी क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ है, कि भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है, इसकी विशेषता क्या है, इसके गुण धर्म क्या है, इसमें कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, कौन से तत्वों की कमी होती है, कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है। इस प्रकार हम एक एक मिट्टी का लेके सभी 8 मिट्टियों का भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसको एक बार मैप पे प्लॉटिंग देख लो आप प्यारे बच्चों। एक मैंने आपको ये जो आपको फोटो दिखाई गई है, इसमें सभी मिट्टियों का क्या दिखाया गया है? अलग अलग कलर में इनको प्रदर्शित किया गया है। देखते हैं, पहली है ऊपर पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी दिखाई गई है? पर्वतीय मिट्टी दिखाई गई है। यानी इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। कहने का मतलब कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, यानी हिमालय का उत्तरी भाग है, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में हमने देखा किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी। यानी ये अधिकतर क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार दिखाई दे रहा है? भारत के अधिकांश भाग पे कौन सी मिट्टी फैली हुई है? जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। और यही मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या है? उपजाऊ है। और भारत के 40% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है। फिर देखते हैं, यह मरुस्थलीय मिट्टी, यानी पश्चिमी राजस्थान में किस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है? वो है एरिड सॉइल या शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। फिर देखते हैं कि जो हमारा दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसके अधिकांश भाग पे काली मिट्टी का विस्तार है, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। और इसका अधिकांश जमाव किससे? लावा जनित है। तो ये काली मिट्टी। यानी जो हमारे तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जो हमारा अधिकतर भाग है प्रायद्वीप पठार का, उसमें लाल मिट्टी। और इसके कुछ डेल्टाई भाग में कौन सी? दलदली युक्त मिट्टी पाई जाती है। तो ये हुई हमारी मिट्टियों की मैप पे प्लॉटिंग। अब पहले देखते हैं कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ये मृदा हैं देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग को ढके हुए हैं। कितने प्रतिशत भाग को ढकी हुई है? 40% भाग को ढकी हुई है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं। निक्षेपण मृदाओं का मतलब यह है कि हमारे हिमालय के उत्तरी भाग से, ये हिमालय का कौन सा है? उत्तरी भाग है। इस उत्तरी भाग पे क्या है? पर्वत चोटियां हैं। इन पर्वत चोटियों से जब नदियां नीचे की ओर आती है तो यहाँ पे अपनी मिट्टी का क्या कर देती है? जमाव कर देती है। क्योंकि जब नदियाँ ऊपर से पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र से आती है तो अपने साथ सिल्ट, गाद, अवसाद, कंकड़ पत्थर साथ लेके आती है। उनका अपने जो तराई क्षेत्र है, उस तराई क्षेत्र में, ये मैदानी क्षेत्र में क्या कर देती है? निक्षेप कर देती है। इसलिए ये मृदाएं किस नाम से भी जानी जाती है? निक्षेपण मृदाओं के नाम से भी जानी जाती है, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया गया है। अब ये देखो कहाँ कहाँ, ये आपको एक इंडिया का मानचित्र दिखाया गया है। इस इंडिया के मानचित्र में केवल और केवल किस प्रकार की मृदाएं आपको दिखाई गई? इसमें केवल जलोढ़ मिट्टी को दिखाई दिया गया। आप मानचित्र पे देखोगे कि ये एरिया किसका क्षेत्र है? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यानी उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। वह नदी गाठियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है।
राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई, ये राजस्थान का भाग इस राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई गुजरात के मैदान तक ये मिट्टियों का फैलाव है, जमाव है। कहाँ तक फैली हुई है? ये यहाँ गुजरात तक फैली हुई है, राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होते हुए। प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाई और नदियों की गांठियों में पाई जाती है। यानी ये पूर्वी तट का जो डेल्टाई क्षेत्र, कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, ये है गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र, ये कृष्णा और कावेरी का डेल्टाई भागों में भी ये मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति होती है। गठन के आधार पे किस प्रकार की होती है हमने देखा पीछे, गठन के आधार पे और रंग के आधार पे। गठन पे हमने देखा था ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, और रंग के आधार पे हमने अलग अलग रंग का देखा था। तो किस प्रकार की? बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति होती है। इन मिट्टियों में पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, खादर और बांगड़। ये देखो खादर और बांगड़ किसे कहते हैं। मैंने एक यहाँ पे आपको एक इमेज लगाई है। इस इमेज में देखो ये क्या है? हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत से क्या किसका उद्गम होता है? नदियों का उद्गम होता है। आपने देखा कि अधिकतर जो हिमालय नदियां हैं कहाँ से निकलती है? पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। यहाँ से ये नदी क्या हो रही है? बहकर नीचे आ रही है। जब इस जगह पे नदी आएगी तो यहाँ पे गिरिपथ यानी किसी भी पर्वत या पहाड़ी के निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? गिरिपथ। इस क्षेत्र में आती है तो यहाँ पे कंकड़ और पत्थरों की क्या होती है? अधिकता होती है। जब यहाँ पे कंकड़ और पत्थर अधिक होते हैं तो इस क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? नदियाँ विलुप्त हो जाती है। जब ये नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती है तो इन्हें कहते हैं भाबर। बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट कर लो, 4 वर्ड है, भाबर, तराई, बांगड़ व खादर। तो भाबर आपको कंसेप्ट क्लियर। भाबर किसे कहते हैं? कि हिमालय क्षेत्रों से जब नदियां निकल कर आती है तो हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों में कंकड़ पत्थरों की क्या रहती है? अधिकता रहती है। और इस अधिकता में वो कंकड़ों पत्थरों के नीचे नदियां क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, आदर्श हो जाती है, गायब हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को उसे हम भाबर कहते हैं। इसके आगे नदी वापस चलेगी तो तराई क्षेत्र में नदियां कहाँ हो जाएगी? वापस दिखने लग जाएगी। क्या हो जाएगी? तराई क्षेत्र में नदियां क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र कहेंगे। इसके आगे देखो, अब नदियां यहाँ से क्या ला रही है? कंकड़ पत्थर ला रही है अपने साथ साथ, और इस क्षेत्र में इनको क्या कर रही है? जमा कर रही है। तो यानी यहाँ पे क्या है? ये पुराना जलोढ़ है। यानी यहाँ पे नदियों का निक्षेपित कौन सा क्षेत्र? पुराना जलोढ़। तो इसे क्या कहा गया? भांगड़। बांगड़ कहा गया। पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से क्या होता है? दूर होता है। अब आगे नदी चली तो यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष नए नए कंकड़, पत्थर, महीन कण, अवसाद जमा कराती रहती है। यानी नए हर वर्ष प्रतिवर्ष क्या जमा हो रहा है? नवीन जलोढ़कों का जमाव हो रहा है। तो उसे हम कहेंगे खादर। क्या कहेंगे? खादर। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला जलोढ़क क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा। तो खादर किसे कहा गया? कि जहाँ पे नदियाँ हर साल अपने साथ लाने वाले अवसादों को नवीन तरीके से जमा करती रहती है, प्रतिवर्ष नया जमा होता रहता है, तो उसे हमने क्या कहा? हमने उसे कहा खादर। और जहाँ पे पुराना जलोढ़क होता है तो उसे हमने क्या कहा? बांगड़। तो कितने प्रकार से वर्गीकरण? खादर व बांगड़ में। समझ में आ गया? खादर नया, बांगड़ पुराना। इनका रंग हल्के धूसर से राग धूसर जैसा होता है। इनका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। इन मिट्टियों के क्षेत्रों पे
गहन कृषि की जाती है, यानी इनमें अन्न उत्पादक ज़्यादा होता है। आपको ये इस इमेज से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे फसलों की क्या है, गहनता है, यानी यहाँ पे इस कृषि पे क्या मिलती है, इस क्षेत्र में क्या मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। और यदि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी तो वहाँ पे क्या होगी, फसलों का उत्पादन भी अधिक होगा। इसलिए इस पे क्या की जाती है, गहन कृषि की जाती है। सेकंड मिट्टी पे चलते हैं, काली मिट्टी या जिसे बोलते हैं रेगुड़ मिट्टी। इसका उपनाम क्या है, इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुड़ मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है, तो किसका उपनाम है, काली मृदा को हम क्या कहेंगे, रेगुड़ मिट्टी भी कहेंगे। इसका क्षेत्र देखो, दक्कन का पठार, ये देखो आप, ये भारत के मैप पे जो जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी, ब्लैक सोइल, काली मिट्टी पाई जाएगी। यानी हमें ब्लैक रंग में यहाँ पे दिखाया गया है। आपको एक भारत की इमेज लगा के ओनली और ओनली केवल किसके, काली मिट्टी का क्षेत्र दिखाया गया। आप भी अपने मानचित्र में इसको क्या कर लो, प्लॉटिंग कर लो। जब आप पढ़ोगे या एग्जाम में अपने उत्तर लिखोगे तो आपने बनाया इंडिया का मैप और ये क्षेत्र दिखा दिया, तो आपका आंसर काबिल तारीफ होगा। इस प्रकार से बनाने की आप क्या करें, कोशिश करें। देखते हैं इसका क्षेत्र। दक्कन का पठार यानी महाराष्ट्र का कुछ भाग, राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश। दक्कन का पठार का ये भाग महाराष्ट्र, फिर ये राजस्थान का भाग आ गया, ये गुजरात का भाग आ गया और ये मध्य प्रदेश का भाग आ गया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, कर्नाटक आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग और गोदावरी और कृष्णा नदियों का उत्तरी भाग। यानी यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदियाँ यहाँ से निकल के आती है, तो इनका उत्तरी भाग। तो ये हुई हमारी काली मिट्टी का क्षेत्र। यानी दक्कन के पठार का कौन सा भाग, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर गोदावरी और कृष्णा नदियों का ऊपरी भाग क्या है, इसका क्षेत्र है। कौन सी मिट्टी का, काली मिट्टी का क्षेत्र है। मरणमय, गहरी और अपारगम्य होती है, गिल्ली होने पर फूल जाती है और सूखने पे क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। यानी आप इस मिट्टी में जाओगे और यदि गिल्ली हो रखी है और आप चप्पल या स्लीपर पहन के चले गए तो आप 500 ग्राम मिट्टी लेके, और जब आओगे तो आप 5 किलो मिट्टी साथ लेके आएंगे, क्योंकि क्या होती है, चिपचिपी होती है, आपके चिपक जाएगी और गिल्ली होने पे फूल जाती है और सूखने पे क्या हो जाएगी, ये मिट्टी सिकुड़ जाएगी। तो इसमें जब ये मिट्टी सिकुड़ेगी तो इसमें दरारें पड़ जाएगी। आपको पता है हम अपने खेतों के अंदर हल क्यों चलाते हैं, क्योंकि हल चलाने से क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है और जो हमारे जैविक पदार्थ है वो नीचे तक चले जाते हैं, नमी बना रहती है। तो इसलिए इस मिट्टी को देख के ऐसे लगता है जैसे इसमें क्या चला दिए गए हो, हल चला दिए गए हो। और इसमें जब इन छिद्रों के द्वारा और इन दरारों के द्वारा ऑक्सीजन भी नीचे तक इनमें पहुँच जाती है, तो इन्हें कहते हैं सवत जुताई वाली मिट्टी भी इसे बोलते हैं। आगे देखेंगे। शुष्क ऋतु में मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। ये देखो, ये दरारें आपको दिख रही है, इस प्रकार की इस मिट्टी में आपको दरारें दिखाई देगी। तो इस प्रकार की मिट्टी को हम क्या कहेंगे, सवत जुतने वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो आपकी कंफर्म क्लियर कि वो मिट्टी कौन सी, जिसका रंग क्या हो, काला हो, गाढ़ा हो, चिपचिपी हो, तो उस प्रकार की मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी या काली मृदाएं कहते हैं। और दीवार पर इस चूना, लोहा और मैग्नीशियम, पोटास, एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। रंग गाढ़े काले से स्लेटी रंग के बीच में इस मिट्टी का रंग होता है, तो इसे क्या कहा गया हमने, काली मिट्टी। अगली देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग के वर्षा के क्षेत्रों में और पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में होता है। कहाँ पे,
कहाँ कहाँ होगा इसका विस्तार? मर्दा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में, यानी ये दक्कन के पठार है, इसके पूर्वी भाग में और दक्षिणी भाग में होगा। और फिर कहाँ पे? पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र में इस मर्दा का विकास होगा। यानी ये दक्कन का पठार का पूर्वी भाग है, आपने देखा था स्टार्टिंग के मैप में। कहाँ पे? जो दक्कन का पठार था उसके कहाँ पे? पूर्वी भाग में। और कहाँ पे? पश्चिमी घाट के गिरिपथ के क्षेत्र के अंदर, इस जगह। किस मिट्टी का विस्तार? लाल व पीली मिट्टी का क्षेत्र। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भाग में, यहाँ पे मध्य गंगा के दक्षिणी भाग में, मध्य गंगा के दक्षिणी भाग में, यानी इसमें मानचित्र पे आपको पूरी लाल मिट्टी का विस्तार दिखाई देगा। ये क्या है? पूरा का पूरा क्या है? लाल मिट्टी का क्षेत्र। हमने क्या देखा अभी? लाल मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में और पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र में हमें किसका विस्तार दिखाई दे रहा है? लाल मिट्टी का विस्तार दिखाई दे रहा है। लाल रंग रवेदार तथा कायांतित चट्टानों में लौह के व्यापक विस्तरण के कारण होता है। इसमें क्या होता है? इन क्षेत्रों में लौह ऑक्साइड यानी लौह खनिज की प्रधानता होती है। और लौह खनिज की प्रधानता होती है तो वो लोहे के ऑक्साइड के कारण या लोहे के विस्तरण के कारण क्या हो जाता है? इसका रंग लाल हो जाता है। और जब इसमें जल मिल जाता है, ये जल योजित हो जाता है ये लोहा क्षेत्र, तो वो किस में बदल जाता है? पीले रंग में बदल जाता है। इसलिए इसे पीली मृदाएं भी कहते हैं। जलयोजित होने के कारण पीली दिखाई देती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस की क्या होती है? इसमें कमी होती है। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ये लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। इस मिट्टी की बनावट ऐसी होती है जैसे क्या निकल रही हो? ईंटें निकल रही हो। तो इसका सबसे ज़्यादा किस में प्रयोग? मकान या भवन निर्माण सामग्री में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पे क्या होगा? तापमान भी क्या होगा? उच्च होगा। और वर्षा भी क्या होगी? उच्च होगी। यानी तापमान उच्च और वर्षा अधिक। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाएगी। यानी हमें ये देखना है, यदि लेटेराइट मिट्टी आते हमें दिमाग लगाना है कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या होती है? बारिश ज़्यादा होती है। तो उन क्षेत्रों में ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगी? हमें लाल मिट्टी लेटेराइट मिट्टी मिल जाएगी। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निस्खलन का परिणाम है। यानी क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा उनमें बारिश ज़्यादा आएगी। बारिश ज़्यादा आएगी तो वो मिट्टियों पे ऊपर से निस्खलित होकर कहाँ चली जाएगी? मृदा के निचली परत में चली जाएगी। इनमें जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। और लौह ऑक्साइड और पोटास की क्या होती है? अधिकता होती है। क्योंकि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जो तत्व है वो क्या हो जाते हैं? बारिश में क्या हो जाते हैं? नीचे की ओर चले जाते हैं। मगर जो लौह ऑक्साइड और पोटास के जो खनिज होते हैं वो ऊपरी सतह पे ही रह जाते हैं। तो इस लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। और ये है क्या है? आपकी लेटेराइट मिट्टी। ये देखो कहाँ कहाँ पाई जाएगी लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र। इस लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम का पहाड़ी क्षेत्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये क्या है? मृदा का विस्तार पाया जाता है। किस प्रकार की मृदा का? लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये देखो कुछ भाग पश्चिमी तट के पास में, क्योंकि यहाँ भी क्या है? पश्चिमी घाट में यहाँ से मानसून उड़ता है और क्या होती है? बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ भी क्या है? ज़्यादा मानसून बारिश होएगी इस क्षेत्र में। यहाँ से मानसून उठ के इस क्षेत्र में जाएगा तो यहाँ भी क्या होगी? बारिश ज़्यादा होगी। यहाँ भी बारिश ज़्यादा होगी। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी बारिश ज़्यादा होती है। तो इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा? लेटेराइट विस्तार पाया जाएगा। यानी इस मानचित्र में जहाँ जहाँ आपको रेड कलर के
प्लॉटिंग की हुई है उन क्षेत्रों में किस मिट्टी का विस्तार है, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसी फसलों के लिए इस मिट्टी की क्या है, उपयोगिता है। कैसे क्षेत्रों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में क्या की जाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती की जाती है। मकान बनाने के लिए इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये आपने देख लिया कहाँ कहाँ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के क्षेत्रों के अंतर्गत। अगला देखते हैं शुष्क मिट्टी यानी एरिड सोइल। ये संरचना बलुई से प्रकृति से लवणीय होती है। इसका रंग लाल से लेके किशमिशी तक होता है। यहाँ पे शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और हुमस की क्या होती है, कमी होती है। क्या होएगा, यानी ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, जलवायु क्या है, शुष्क है, तापमान क्या है, अधिक है और तीव्र गति से उसमें क्या हो रहा है, वाष्पीकरण तीव्र गति से क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो भी उनको थोड़ा बहुत मृदा के अंदर नमी है वो क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए इन मृदाओं में नमी और हुमस की क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है, फास्फोरस सामान्य होता है। ये मृदाएं अनु उर्वर होती है यानी अन उपजाऊ होती है। ये मृदाएं शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में विकसित होती है। ये देखो डायग्राम, राजस्थान के भी किस हिस्से में, पश्चिमी राजस्थान में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी इस क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलेगी आपको, शुष्क मिट्टी या एरिड सोहिल इस क्षेत्र के अंदर यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। अगली है लवण मृदाएं या ऊसर मृदाएं, यानी इन लवणीय मिट्टी को ही क्या कहा गया है, ऊसर मृदाओं के नाम से जाना जाता है। ऊसर का अर्थ यदि हिंदी में हम देखें तो क्या होता है, ऊसर का अर्थ हिंदी में होता है बांझ, और बांझ का मतलब होता है यानी वो क्षेत्र जिसमें क्या नहीं हो, कुछ भी उत्पादन नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊसर मृदाएं या लवण मृदाएं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये यानी लवणीय क्या है, खनिज तत्व है। तो इनकी तो क्या होगी, अधिकता होगी। आप ऑलरेडी अंडरस्टूड हो कि जिन तत्वों में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में क्या हो, लवणों की अधिकता हो, तो इनमें ये क्या पाई जाएगी, इस मिट्टी में इनकी अधिकता पाई जाएगी। अनु उर्वर मृदा होगी ये भी। शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। संरचना बलुई से लेके दुमटी तक होती है। शुष्क, अर्धशुष्क और जल आक्रांत क्षेत्रों और अनुपू में ये पाई जाएगी। यानी शुष्क क्षेत्रों में कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में। अर्धशुष्क में जल आक्रांत का मतलब होता है वाटर लॉगिंग एरिया, जहाँ पे क्या हो, जल हमेशा भरा हुआ रहता हो, तो उनमें कहाँ कैसी मृदा, लवण मृदा। यानी हम डेल्टाई क्षेत्रों में देखते हैं या कच्छ के रण में देखते हैं या सांबर झील में देखते हैं, वहाँ पे हमेशा क्या रहता है, वाटर लॉगिंग रहता है। तो वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी, लवण मृदाएं मिट्टी पाई जाती है। यानी इसमें देखो इस प्रकार का जो बॉक्स है आपका, यानी एक टेढ़ी लाइनें खींची हुई है और बीच में क्या कर रखा है, डॉट डॉट दे रखा है। उन क्षेत्रों में ये क्या पाई जाएगी, ये मृदा पाई जाएगी। देखो कुछ क्षेत्र यहाँ पे हैं, कुछ कहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं कुछ क्षेत्र, कुछ जगह कहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, लवण मिट्टी पाई जाएगी। पश्चिमी गुजरात, देखो पूर्वी तट के डेल्टाई क्षेत्र, ये पश्चिमी गुजरात हो गया। पूर्वी तट के डेल्टाई क्षेत्र, ये डेल्टा होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का, ये गोदावरी का, ये कृष्णा का, ये कावेरी का। यानी पूर्वी तट पे जो भी नदियां डेल्टा बनाती है, चाहे वो गंगा हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो या कावेरी नदी हो, इनके डेल्टाई क्षेत्रों में। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन हो गया। पश्चिमी कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आ जाते हैं। कहाँ पे,
यहाँ पे कच्छ के रण में इसमें क्या आ जाते हैं, नमक के कण आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कौन सी मिट्टी, लवण मिट्टी। नमक के कण कैसे आते हैं कि ये आपका क्षेत्र है और इस क्षेत्र में क्या होगी, एक क्रिया होती है कैपिलरी रिएक्शन, केशिका क्रिया बोलते हैं, जिसमें जल में क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। जैसे मान लो आपके किन क्षेत्रों में केशिका क्रिया होएगी, जहाँ लवणीय क्षेत्रों में। और यदि आप उदाहरण दे सकते हो तो एक दीपक में ऊपर की ओर तेल चढ़ना क्या हो, कैपिलरी एक्शन है। लालटेन के अंदर नीचे से तेल का ऊपर की ओर चढ़ना। यानी इन क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई के द्वारा जल कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ऊपर आके इसमें जो लवणीय तत्व थे वो यहाँ पे क्या हो गए, जमा हो गए। यहाँ पे लवणीय तत्व जमा हो गए और यहाँ पे क्या पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है। उस तापमान के कारण यहाँ पे क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। तो वाष्पीकरण होने से इन क्षेत्रों में जो लवणीय तत्व थे, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम, वो ऊपरी सतह पे रह गए। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो गया, लवणीय हो गया। तो इसको कहते हैं लवणीय क्षेत्र या कैपिलरी एक्शन। अत्यधिक नाइट्रोजन और चूने की कमी होगी। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रोों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी क्या हो रही है, लवणीय हो रही है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, यानी जल क्या हो रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है और इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। हर प्रतिवर्ष क्या होता जाता है, ये क्षेत्र क्या होता जाता है, जलाक्रांत होता जाता है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम के कण है वो जमा होते जाते हैं, वाष्पीकरण से ऊपर उठ जाते हैं और ये क्षेत्रों में क्या हो जाता है, इन तत्वों की अधिकता हो जाती है। तो यह क्षेत्र क्या हो जाता है, लवणीय हो जाता है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई से केशिका क्रिया को क्या मिलता है, बढ़ावा। अभी मैंने क्या बताया, कैपिलरी एक्शन। या इनसे परिणाम स्वरूप नमक क्या हो जाता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में क्या हो जाता है, नमक जमा हो जाता है। बताया कैसे नमक जमा हो जाता है। यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं, यहाँ से जल ऊपर खींच रहे हैं और जल को यहाँ पे जमा कर रहे हैं और यहाँ पे वाष्पीकरण द्वारा जल, यहाँ नमक के साथ यहाँ से क्या है, नमक के कण है वो भी क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और यहाँ जमा हो जाते हैं। इसके अंदर जब वाष्पीकरण होता है तो यहाँ से जो नमी होती है वो वाष्पीकरण होकर ऊपर चढ़ जाता है जल और यहाँ पे नमक के कण जमा हो जाते हैं। आपने सांभर झील देखा होगा, सांभर झील में क्या होते हैं, बड़े बड़े क्यार होते हैं। इन क्यारों में क्या कर दिया जाता है, नीचे से जो लवणीय जल है वो ऊपर खींच के इन क्यारों को उनसे भर दिया जाता है। भरने के बाद में जब इनमें क्या हो जाता है, वाष्पीकरण होता है तो ऊपर क्या चला जाता है, पानी उड़ के चला जाता है और नीचे जो नमक के कण होते हैं वो सफ़ेद रंग में जमा हो जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए क्या सलाह दी जाती है, जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। अगली मिट्टी देखते हैं, पीटमय मृदा। कौन सी मृदा, पीटमय मृदा। ये देखो, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती। आपने यही विशेषता पिछले मिट्टी में पड़ी थी, किसमें, लेटेराइट में। क्या पड़ा था, उच्च तापमान और उच्च वर्षा पड़ी थी। और पीटमय में भी क्या है, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में यह पाई जाएगी। हुमस और पर्याप्त मात्रा में जैव पदार्थ पाए जाएंगे। गाढ़े और काले रंग की इस प्रकार की ये मिट्टी होएगी। प्रकृति होएगी इसकी क्षारीय होएगी। आपने पढ़ा था अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो तो किस प्रकार की मिट्टी, क्षारीय मिट्टी होगी। बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल का दक्षिण भाग, पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। कहाँ कहाँ पे, इस बिहार के इस उत्तरी भाग के अंदर, उत्तरांचल के इस दक्षिणी भाग के अंदर, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल का कौन सा, तटीय क्षेत्र, यहाँ पे तमिलनाडु और उड़ीसा का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, यहाँ कौन सी मिट्टी, पीटमय मिट्टी पाई जाएगी। तो ये किसका क्षेत्र हो गया, यानी ये बिहार का तो कौन सा भाग, उत्तरी भाग, ये बिहार का उत्तरी भाग हो गया। उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल का तटीय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का ये तटीय क्षेत्र, कुछ उड़ीसा का भाग और कुछ तमिलनाडु का भाग। इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी, पीटमय मृदा पाई जाएगी।
अगली है वन मृदाएं यानी फॉरेस्ट सोइल, यानी यह जो हमारा हिमालय पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी, किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी, वन मृदा पाई जाती है। ये भी किसमें, पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। अनाच्छादन, डेनुडेशन। अनाच्छादन का मतलब जिसमें अपक्ष और अपर्दन क्या हो, शामिल हो, वेदरिंग और इरोजन दोनों क्या हो, शामिल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम अनाच्छादन कहेंगे। क्या हो रहा है इस मिट्टी का, अनाच्छादन हो रहा है, यानी अपक्ष और अपर्दन हो रहा है, यानी हिमाचल क्षेत्रों में मृदाओं का अनाच्छादन होकर ये नीचे की ओर आ रही है। यह अम्लीय और कम हुमस वाली मिट्टी होती है। निचली गाठी में पाई जाने वाली ये मृदाएं क्या हो जाएगी, उर्वर होती है। निचली गाठी में क्यों होगी उर्वर, क्योंकि ऊपर से अवसाद अपने साथ जमा लाएगी और यहाँ पे जमा कर देगी, तो इन क्षेत्रों में ये क्या हो जाएगी, थोड़ी उर्वर हो जाएगी। तो ये हुई हमारी मिट्टियों का वर्गीकरण। हमने इसमें देखा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीटमेय मिट्टी, वन मिट्टी। इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक से विवेचना की और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ये चैप्टर आपको मिट्टियों का आसानी से समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज कर करके अपने नोटबुक में लिखे, इसे आसानी से समझने का प्रयत्न करें।